हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग अपनी 11th की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर लेकर आ गए आप सभी के लिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट्स के बारे में, छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें। आज के लेक्चर में बच्चों वाली चीज़ें चलेंगी। फिर सेकंड लेक्चर में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस सिखाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जेई और नीट दोनों में। ठीक है, मतलब जेई में अगर एक शिफ्ट में आया तो पूरे शिफ्ट में आना ही आना है, और अगर एक शिफ्ट में नहीं आया तो फिर चांस नहीं। फिर अगला लेक्चर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, या फिर इससे पहले मैं बना के लेकर आऊँगा एरर्स का। एरर्स में से मतलब जेई में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में रेयरली देखा जाता है, ठीक है, वरना नीट में भी चांसेस इसके रहते हैं। मतलब बेसिक यूनिट्स, मतलब आज के लेक्चर को छोड़ के सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चौथे लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहाँ पे बोर्ड लेवल का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बोर्ड लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाकी जो लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक और वीडियो देखना पड़ेगा, जो होगा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पर। इससे एक क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, बट हाँ आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल तक इसके क्वेश्चन आते हैं, खैर हम लोग मेंस का सीखेंगे सिर्फ, और स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर रेयरली देखा जाएगा, पहले आता था, पहले के टाइम पे 2002 2003, बहुत पुरानी बातें। एरर्स का क्वेश्चन रिसेंट में तो आया है, बट हाँ कोई कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 5 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम लोग सीख लेते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें फिजिक्स का मतलब जानना होगा कि आखिर फिजिक्स क्या होता है। हाँ, फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है, ठीक है, बट ये फिजिक्स में हम करते क्या हैं, ठीक है, ये सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस where we measure some physical quantities such as length, torque, force, etc. फिजिक्स ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कई सारी फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क अभी आपको नहीं मालूम होगा, मुझे पता है, टॉर्क अभी थोड़े दिनों बाद आप सीख जाओगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन में ही आप लोगों को आएगा, वो अभी आपको 12th में है। ठीक है, अभी समझ लो कि जैसे लेंथ फोर्स होता है वैसे एक टॉर्क नाम की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फिजिक्स एक ऐसी क्वांटिटेटिव साइंस है जहाँ पे हम लोग अलग अलग यूनिट्स को मेजर करते हैं, है ना। और क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में, कभी फोर्स निकालते हैं, कभी लेंथ निकालते हैं, कभी एरिया निकालते हैं, हमेशा यही करते रहते हैं हम लोग फिजिक्स में, है ना, निकालते हैं, कभी हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो यही सारी चीज़ें फिजिक्स में हमारी चलती रहती हैं, है ना। जैसे लास्ट ईयर हम लोग कभी फोर्स निकाल रहे थे, कभी किसी का मास निकाल रहे थे, मास ऑफ सन निकाल रहे थे, याद है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को टॉर्क का मतलब नहीं मालूम है, तो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, वरना लेके पड़े रहोगे कि आखिर ये क्या हो गया। चलो, स्पीड, ठीक है, तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग पता करते रहते हैं। तो ये होती है हमारी फिजिक्स। अब फिजिक्स में मैंने बोला हाँ हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, तो मेज़र जिससे करते हैं उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये भी बात आ गई। तो आखिर यूनिट क्या होती है, बताओ, व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट क्या होता है, इट इज़ द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। किसके लिए यूज होता है, बुक लेके बैठे हो ना, कॉपी करते चलो, जितना लिख रहा हूँ कॉपी करते चलो, बस पूरा कॉपी कर लेना, 5 मिनट रिवाइज कर लेना, दैट्स ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे सपोज आपको एक यहाँ पे रॉड दिया गया है, आपको बोला इसकी लेंथ मेजर करो, तो 2 समझदार बच्चे आएंगे, एक समझदार बच्चा बोलेगा कि इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक उससे भी समझदार स्टूडेंट आएगा जो बोलेगा इसकी लेंथ है 0.1 मीटर। बात वही है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा, या 10 को 100 से डिवाइड कर दो यही आ जाएगा। तो बात वही है। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड का यूज़ हम करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब समझ गए। अब इसको हम लोग किसी भी चीज़ में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हो, मिलीमीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मीटर में। बट हम लोग हमें जैसा अच्छा लगता है, हमें जिसमें कन्वीनियंट लगता है उसमें मेज़र करते हैं। जैसे 0.1 मीटर बोलने से सही क्या लगता है, 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं।
तो अब मेज़र करने के लिए भी हमारे पास कई सारी यूनिट्स हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोपचे में मैं लिख देता हूँ। पहला है MKS। MKS का फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सेकंड आता है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। थर्ड आता है FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। और फोर्थ लास्ट जो आता है SI। SI यूनिट क्या होती है? देखो, SI को MKS भी बोल सकते हो आप लोग, बट पहले क्या था, पहले कुछ कंट्री MKS यूज़ करती थी, कुछ कंट्री CGS यूज़ करती थी, कुछ कंट्री FPS यूज़ करती थी। मतलब चीज़ों को मेज़र करने के लिए कुछ कंट्री ग्राम यूज़ करती थी, तो वहीं कुछ कंट्री किलोग्राम यूज़ करती थी, ठीक है। कुछ कंट्री पाउंड यूज़ करती थी, पहले ऐसा था। बट अभी सभी कंट्रीज़ को बोल दिया गया है कि वो SI यूनिट को यूज़ करेंगे। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये सब नोट कर ले, समझ गए। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो क्वांटिटेटिव साइंस है जहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ, स्पीड, फोर्स, ये सब, ठीक है। यूनिट क्या होती है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ करके हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे एक रॉड हो गया, इसको हम कैसे मेज़र करेंगे? या तो हम इसको 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं अगर उतने का है तो, ठीक है, या तो 0.1 मीटर बोल सकते हो, बट हमें जैसा कन्वीनियंट लगता है हम वैसा यूज़ करते हैं। अब यूनिट्स हमारे पास कई सारी है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला है MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS, बट अब तीनों को हटा के हमारे साथ ला दिया गया है SI यूनिट, ठीक है, समझ गए। चल आगे बढ़े। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास ऑप्शन था MKS, CGS, FPS, ठीक है। जैसे आप लोग अभी भी गांव में जाओ तो गांव में पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग क्वांटिटीज़ लोग मेज़र करते, लोग यूज़ करते। जैसे मैं गांव में गया था एंड वहाँ पे किसी ने तो बोला कि इतना ये, ठीक है तो मैं समझ ही नहीं पाया आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं बोला कितना किलोग्राम? बोलते 750 ग्राम तो मैं वहाँ पे समझा अच्छा मतलब एक इतने का, मुझे याद नहीं वो क्या यूनिट मेज़र बोल रहे थे, हाँ कुछ तो था। तो वैसे ही क्या था, पहले कुछ कंट्रीज CGS यूज़ करती थी, कुछ कंट्रीज MKS यूज़ करती थी, कुछ कंट्रीज FPS यूज़ करती थी। फिर प्रॉब्लम क्या आई, सपोज यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंट्री A है, और यहाँ पे कोई कंट्री B है, और यहाँ पे कोई कंट्री C है, ठीक है। अब सपोज कंट्री A यूज़ करती है MKS, कंट्री B यूज़ करती है CGS, कंट्री C यूज़ करती है FPS। सपोज कंट्री A में कुछ डिस्कवरी हुई, केमिकल्स में कुछ डिस्कवरी हुई कि अगर इतना ग्राम केमिकल, इतने ग्राम केमिकल, खैर लोग किलोग्राम यूज़ कर रहे, ध्यान रखना, तो इतना किलोग्राम केमिकल इतने किलोग्राम केमिकल में मिलाएं तो इतना किलोग्राम ये प्रोडक्ट बन जाता है। या ऐसा ही कुछ इन लोगों के यहाँ डिस्कवरी हुई कि इतनी चीज़ के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ता है, जो भी हो, ठीक है, कई सारी यूनिट्स है। तो सपोज यहाँ पे वो डिस्कवरी हुई, तो अब कंट्री A को अपनी बात रखनी होगी दुनिया के सामने, तो कंट्री B और कंट्री C तो समझेंगे नहीं, उन लोग को क्या लगेगा ये पता नहीं क्या किलोग्राम वगैरह बोल रहा है। तो कंट्री B कैसे समझेगा? ये क्या यूज़ करते हैं? ये तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज़ करता है ना, और ये तो फुट, पाउंड, सेकंड यूज़ करता है। कुछ लोग अभी समझदार लोग बोलेंगे अरे कितना हार्ड है, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड को सेकंड है ही, तो अब बताओ सेंटीमीटर को फुट में कैसे करोगे? ये तो हार्ड पड़ गया। तो पहले क्या हुआ था, बिफोर 1971 अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग यूनिट यूज़ किया करती थी। तो अगर उस समय किसी एक कंट्री में किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई, तो जब वो कंट्री दूसरी कंट्री को वो इन्फॉर्मेशन देगी, सपोज कंट्री ए को इन्फॉर्मेशन देनी है कंट्री C को कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, यूनिट्स तो रहेंगी उसमें, ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ भी करोगे यूनिट्स आ ही जाती हैं। तो सपोज इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया था। ये प्रोसेस कैसा हो गया था? ये प्रोसेस हो गया था इनकन्वीनियंट, ठीक है, ये प्रोसेस एकदम इनकन्वीनियंट हो गया था। और इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या किया गया? कन्वीनियंट बनाने के लिए इन्हें बोला गया कि आप तीनों या फिर दुनिया में जितनी कंट्री है सब लोग एक यूनिट पकड़ लो जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल बोलेंगे, ठीक है। तब वहां पे जन्म हुआ SI यूनिट का, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहां पे जन्म हुआ SI यूनिट का, और तब से ऑलमोस्ट एवरी कंट्री एक्सेप्टेड दिस। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, मतलब 98% में से 2% कंट्रीज ऐसी रही होंगी जिन्हें लगा होगा कि नहीं हमारी प्रथा ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
बट मेजॉरिटी हमेशा जीतती है, तो इसीलिए ये चीज़ ला दी गई। समझ गए कहानी क्या थी? सपोज 3 कंट्रीज़ है या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 3 तो रहेंगी नहीं, कंट्रीज़ तो बहुत सारी थी पहले से ही। तो किसी एक कंट्री में अगर किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई तो उस डिस्कवरी को अगर दूसरी कंट्रीज़ को देना है तो डेटा चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो कुछ और यूज़ करते, ये तो कुछ और यूज़ करते। तो जब डेटा चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसको डिफ़िकल्ट से ईजी बनाने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें लोगों से राय मांगी गई और आखिरी में ये तय हुआ कि हम लोग कोई एक यूनिट ले लेते हैं और सब लोग उसी से मेज़र करते हैं। जैसे डॉलर आप लोग बोल सकते हो। डॉलर क्या यूनिट है? मतलब डॉलर करेंसी जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है, सब लोग जानते हैं डॉलर के बारे में, है ना। रुपीज़ के बारे में कम लोग जानते होंगे, इंडियन तो जानते हैं बट बाकी कंट्रीज़ का पता नहीं। तो डॉलर जैसे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया वैसे यूनिट भी है, और इसको ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ने, मतलब हर कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, हम कोई एक यूनिट लेते हैं, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हम इसी से सब कुछ मेजरमेंट करेंगे। यहाँ तक कहानी समझ गई। अब हम लोग अपनी मेन बात पर आते हैं। फिलहाल आप लोग इतना कॉपी करें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, नाउ वी विल स्टडी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ लोग अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक वाले हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है। देखो, लेंथ को मेज़र करने के लिए जैसे हम मीटर का यूज़ करते हैं ना, तो MKS यूनिट्स को मिला के ही बनाए। ये M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकंड। तो इस मीटर को कोई कंट्री सेंटीमीटर में करती है, इस किलोग्राम को कोई कंट्री ग्राम में करती है, और सेकंड देखो हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए कोई मीटर, और मास मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम, टाइम मेजरमेंट करने के लिए सेकंड। तो उसी को जोड़ के ये बना है, ठीक है। तो ये सब डाउट मत रखना, है ना, वरना अभी बाद में बोलेंगे बेसिक से नहीं बताया मैं। चलो आगे बढ़ते। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे सम डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके, जो एकदम बेसिक यूनिट्स हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनका यूज करके जो डिराइव्ड यूनिट्स आई जो डिपेंड करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग लास्ट चीज पढ़ेंगे जो कि होती है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। पूरा लेक्चर एकदम मक्खन की तरह जा रहा है, मजा आ रहा है तो बताना कमेंट में, ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो, तो ये 3 चीज हम लोग अब डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं कि आखिर फंडामेंटल मतलब क्या होता है और डिराइव्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल, देखो मैं इतना सुंदर इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ अ क्वांटिटी। चलिए, तो थोड़ा सा टाइम जाता है इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पर, इट इज़ अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, ठीक है, अदर क्वांटिटी ऑन, ओके, ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब ये वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है अपनी मेजरमेंट के लिए। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग लेंथ का। बताओ, लेंथ किसी और पर डिपेंड करती है क्या? मतलब लेंथ ऐसा सोचती है क्या कि मास इतना होगा तो मैं इतनी होंगी, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है ना। तो लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करती है अपने मेजरमेंट के लिए। तो ये फंडामेंटल मतलब बेसिक। तो ये बेसिक यूनिट है, बेसिक क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं बोलूँ इस मार्कर की लेंथ 10 मीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, कैसे बोल रहा हूँ मैं? किसी और पर डिपेंड होकर नहीं बोल रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट मैं मेजर कर रहा हूँ बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। किसी और पर ये डिपेंड नहीं करती है। कभी ऐसा सुना है क्या कि अगर 2 सेकंड टाइम हुआ तो मैं 20 मीटर हो जाऊंगी, या 3 सेकंड टाइम हुआ मैं 10 मीटर हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होता है, लेंथ कांस्टेंट रहती है ना। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल ले सकते हो स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, FQ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इट इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है अपने मेजरमेंट के लिए। लेंथ क्या है? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है, लेंथ तो वैसी ही रहेगी। बट डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है अपने मेजरमेंट के लिए। सपोज डिस्टेंस 10 मीटर हुआ, टाइम 1 सेकंड हुआ, तो स्पीड 10 होगी। बट डिस्टेंस डबल हो गया मतलब 20 हो गया, और टाइम अभी भी 1 सेकंड है, तो स्पीड 20 हो जाएगी। तो स्पीड डिपेंड करती है
है ना, डिस्टेंस और टाइम पे। जैसे जैसे डिस्टेंस टाइम चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है जो डिराइव होके आई है। खैर अभी ये और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनको जान लेते हैं। तो आइए हम लोग अब फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस मैं एक टेबल आपको दिखा देता हूँ जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। लिख देता हूँ, मतलब वो आप लिख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी, उसका यूनिट और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लेंथ, फिर आता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है टेम्परेचर, ठीक है। और साथ ही में यहां पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको मोल कंसेप्ट में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी वगैरह आप इलेक्ट्रिक चार्ज जब पढ़ोगे, मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट जब पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है एम, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एसआई यूनिट हम यूज करेंगे। एसआई यूनिट मतलब एमकेएस, मास सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो इसका यूनिट है केजी, सिंबल है केजी। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड्स में, तो इसका यूनिट है एस, सिंबल है एस। टेम्परेचर को मेजर हम करते हैं केल्विन में, सेल्सियस में नहीं। हाँ, गूगल पे दिखाता है डिग्री सेल्सियस में, बट हम केल्विन में मेजर करते हैं, याद रखना। यूनिट होता है, सिंबल होता है के, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। इसको आप ए भी लिख सकते हो या कुछ लोग एम्प भी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में और इसको MOL लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करते हैं कैंडेला में। इसके बारे में इतना मत सोचो, बस लिख लो, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इतना मत सोचो, बस इतना समझो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको लिख लो। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारी। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ गए इतनी चीजें, आ गई क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो क्या डाउट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए तो बात करते हैं अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की, जो फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहली आती है डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में। स्पीड क्या होता है, चलो आज मैं आपको स्पीड भी बता देता हूं। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्पीड वो होती है, वो डिस्टेंस है जिसको हम कुछ समय में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूले से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो, स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस हम कुछ समय में, जितना डिस्टेंस हम जितने समय में कवर करते हैं उसको बोलते हैं स्पीड। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब देखो स्पीड का यूनिट क्या होता है। कई सारे लोग स्पीड का यूनिट रखते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, फिर भूल जाते हैं अरे एक्सेलरेशन का क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि मीटर पर सेकंड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा रट्टा काम मत करना। मैं भी 9th में रट्टा करता था, बट हाँ जब मुझे पता चला कि यूनिट कैसे दिखते हैं तब मैंने रटना छोड़ दिया। हाँ नहीं पता था, ठीक है। देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट अभी लिखा था मैंने, मीटर डिवाइड बाय टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। रटोगे आज के बाद? नहीं, ठीक है। ये होगी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क जो होता है उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, क्या पता आप समझ जाओ। नहीं समझोगे तो टेंशन मत लेना, वहाँ पे एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखो सपोज मुझे यहाँ से अपने स्कूल तक जाना है, तो मैं अपना रास्ता बनाता हूँ। देखो मैं अपने घर से निकलूँगा, थोड़ा आगे जाऊँगा, स्कूल मेरा बहुत नज़दीक था, ठीक है। सीधा 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 जाऊँगा, यहाँ पे मेरा स्कूल आ जाएगा। ये मेरा घर था, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, पॉइंट ए से सी पर गया।
सपोज ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, तो मैंने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर मैं पॉइंट बी तक गया, फिर वहां से टर्न हुआ 4 मीटर तक स्कूल तक गया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? 3 + 4 7 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हो सकती है। इनिशियल पॉइंट मतलब ये, फाइनल पॉइंट मतलब ये, यहां से यहां में बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। सपोज मेरे पास सुपर पावर आ गई, ऐसे गया मैं दीवार तोड़ के और स्कूल में सीधा मैं चला गया शक्तिमान की तरह, तो डिस्प्लेसमेंट होगी ये सीधा पाथ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो फिगर में तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को जोड़ देना, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल, ओके ये गया मैं, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे 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 यहाँ पहुँचा मैं, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या करना है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जोड़ दो, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि कवर किया जाए, ठीक है। खैर ये वर्चुअल भी हो सकता है, मतलब असली में तो हम लोग ऐसा करते नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो बताओ ये कितना होगा? पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, तो मतलब 5 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। इतना डिटेल में बताओ, बेसिक क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, मोशन इन अ प्लेन अभी है, वहां भी नहीं हुआ, फिर वहां भी नहीं हुआ, फिर क्या कर सकते हैं, मतलब साइंस लेके गलती कर दिए तुम। ओके देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डिस्टेंस की ही तरह है, मतलब उसकी यूनिट जो है वो भी मीटर ही है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड। पहले मैं कंफ्यूज रहता था यार, कभी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की यूनिट लगा दी, कभी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की यूनिट लगा दी, बट अब सब क्लियर है, ठीक है। तो ये सब जानना चाहिए आपको, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट समझा, वेलोसिटी समझा, स्पीड समझा। चलो अब और कुछ और हम लोग क्वांटिटीज देखते हैं। चलिए अगली क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है? एक्सेलरेशन हम लोगों ने 9th से देखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये देखो ये शॉर्टकट है एक्सेलरेशन का, एक्सेलर लिखो ऊपर एन लगा दो। तो ये एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि जिस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u डिवाइड बाय t। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? है क्या? फाइनल मतलब लास्ट में वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी आपकी शुरुआत में थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी आपकी लास्ट में है। तो आप लोग बोलोगे अभी कि मैंने 0 से शुरू किया था, मतलब मैं रुका हूं अभी, भागने लगूं फिर रुक जाऊं, तो इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0, ये क्या है? नहीं, नीचे देखो क्या लिखा है, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने अभी टाइम शुरू किया और आप उस समय 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से भाग रहे थे, तो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और आप भागते ही रह गए, उसी टाइम मैंने टाइम बंद कर दिया, मैंने 2 सेकंड ही आपको देखा, तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जिससे आप भागते रह गए थे, ठीक है। सपोज आप 30 से भाग रहे थे लास्ट में, जब मैंने टाइम रोक दिया तो वो 30 माइनस 20 फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ठीक है। सारी बातों का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। डेल्टा v बाय टी, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। देखो अब ये कैसा है, ये मीटर पर सेकंड का मतलब ये ऐसा है, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो अब 1 सेकंड और नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का आपको यूनिट मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक और बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिराइव्ड क्वांटिटी पेश कर दी गई है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। 2 सेकंड हो गए, ये फ्रैक्शन वाला आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, फिर ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये 1/s हो जाएगा, ठीक है, 1/s हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो, m1 या m, s या s स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग अगली क्वांटिटी देखते हैं। चलिए फोर्थ डिराइव्ड यूनिट जो आती है वो है फोर्स, ठीक है।
फोर्स का मतलब होता है वो क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी विच कैन चेंज और टेंड द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब महाराष्ट्र नहीं, स्टेट मतलब वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है वो, ठीक है। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज कर देती है। जैसे सपोज मैंने ये मार्कर नीचे गिराया और फिर मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, हाँ मैंने मार्कर, पुराने मार्कर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो मैंने ये मार्कर नीचे गिराया, नीचे गिर रहा है आराम से, फिर मैंने ऐसा मार दिया, ठीक है, मैंने ऐसा मार दिया, फिर से मैं गिराता हूँ, देखो मैंने मार्कर नीचे गिराया और ऐसा मार दिया, तो क्या हुआ? देखो मैंने नीचे गिराया फिर ऐसा मार दिया, तो इसका जो स्टेट ऑफ मोशन था, मतलब इसका जो मोशन था वो चेंज हो गया। ये देखो नीचे आ रहा था, फिर मैंने मारा तो वहां चला गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मोशन चेंज हो गया। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देती है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब लोग जानते होंगे क्योंकि सबने मेरा आत्मा वाला वीडियो देखा है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट बताओ केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना बड़ा यूनिट साइंटिस्ट लोग याद नहीं करवाना चाहते थे बच्चों को। पता नहीं बच्चे क्यों बोलते कि साइंटिस्ट हमें परेशान करते, बल्कि उन्होंने तो काम आसान किया है। बताओ इतनी बड़ी यूनिट याद करते तो क्या होता? तभी आए न्यूटन। इवेंचुअली फोर्स न्यूटन नहीं खोजा था, ठीक है। मतलब मालूम तो सबको था बट डिफाइन न्यूटन ने किया था। सबको मालूम था फोर्स होती है बट डिफाइन न्यूटन ने किया था कि फोर्स ये होती है। लॉज ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको एक नाम दिया गया न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन, ये होता है फोर्स का यूनिट, ठीक है, जिसको सीजीएस में हम डाइन भी लिखते हैं, ठीक है। तो समझ गए, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यूनिट काफी कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम लोग न्यूटन यूज करते हैं इसकी जगह। तो ये हो गई हमारी फोर्थ डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए और भी हमें 12 डिराइव्ड यूनिट सीखनी है, 11 डिराइव्ड यूनिट सीखनी है। अगली यूनिट आती है वर्क। मार पड़ने से चलने लगा, ओके। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब होता है? व्हेन द force is applied to the object and देखो 2 इंटू स्पीड में कर लो, ठीक है, मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। इट चेंजेस इट्स पोजीशन। वर्क कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओ और वो अपना पोजीशन बदल ले। जैसे मैं अभी इस मार्कर पे यहाँ पे रख दूं, ठीक है, मार्कर को यहाँ पे रख दूं और मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये पोजीशन नहीं बदल रहा है, यहीं पे अड़ा हुआ है, तो वर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एफ डॉट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया जो कि मैं सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ साल भर में कितना काम करती है? जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से वो रोटेट करना शुरू करती है वहीं आ जाती है। तो वर्क डन बाय अर्थ इन 1 ईयर इज जीरो, ठीक। जैसे एक दिन क्या हुआ कि कोई टीचर थे और उनका एक बेटा था, स्कूल गया और स्कूल में क्या हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी और उसने होमवर्क नहीं किया था। तो उसको कहा गया कि तू चल ये सामान उठा के ऐसा ऐसा रख दे। तो घर पे आया, उसने बोला कि पापा मैंने आज बहुत वर्क किया। तो उसके पापा तो ठहरे भाई साइंटिस्ट, उन्होंने बोला बेटा तूने कोई वर्क नहीं किया। अब बच्चा हैरान कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे। फिर पापा ने एक्सप्लेन किया कि बेटा तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि तू यहाँ से स्कूल गया था फिर यहीं आ गया, तो तूने फोर्स कितना भी लगाया हो, तूने कितना भी काम किया हो, बट तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जीरो से कितना भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही आएगा, तो तेरा वर्क डन भी जीरो है। बच्चा परेशान, आप मत परेशान हो, ठीक है। बैड जोक। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सेकंड का यूनिट सॉरी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन पर मीटर को एक और नाम दिया गया जूल। तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, या फिर न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हो, मैं पर मीटर क्यों बोल रहा हूँ, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर भी आप इसको बोल सकते हो या जूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला कंसेप्ट आता है एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी भी काम को करने की
क्षमता को, उस कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। जैसे अभी मैं कितना लेक्चर और ले सकता हूँ, कितना और आपको पढ़ा सकता हूँ, वो मेरी एनर्जी है, मेरी वो कितना वर्क मतलब कितना काम मैं और कर सकता हूँ, वो करने की मेरी क्षमता, उसको बोलेंगे एनर्जी। ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी मैं और कितना लेक्चर ले सकता हूँ, वो है मेरी एनर्जी। क्या मैं उस चीज़ को पावर भी बोल सकता हूँ कि अभी मैं और कितना लेक्चर ले सकता हूँ, उसको मैं पावर भी बोल सकता हूँ? हाँ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट मैंने बोला जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, बट इसको हम लोग वॉट भी बोल सकते हैं, दैट इज पावर। पावर का यूनिट, हाँ, एनर्जी का नहीं। एनर्जी को ही हम लोग यहाँ पे पावर बोल रहे, बट पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, या फिर उसको सीधा नाम वॉट। कितना आसान काम किया आपके लिए साइंटिस्ट ने, देखो। 7th आता है वेट। वेट भी इवेंचुअली फोर्स ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि वेट का डेफिनेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। क्या है? द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। नोट कर रहे हो ना, वरना कोई मतलब नहीं है, 2 दिन बाद भूलोगे, बस 2 दिन बाद। खाली जो भयंकर एग्जाम्पल दिए वही जिंदगी भर याद रहेगा। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो क्या मैं वेट को फोर्स कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। फोर्स का यूनिट क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन। तो क्या वर्क का यूनिट भी न्यूटन है? यस, वर्क का यूनिट भी न्यूटन है। जैसे आप अपना वेट कराने जाते हो, वो वेट नहीं होता है, वो क्या होता है? मास होता है। ठीक है, वो मास होता है। जैसे आपका मास है अभी 40 kg, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट आ जाएगा, या 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट आ जाएगा। तो वेट का यूनिट न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ आपको खींचता है। खैर, वेट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो ये नोट कर लो। चलो आइए, 8th क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और ये होती है, इट इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम लोग क्या करते हैं? अपने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे मिल जाता है हमारा मोमेंटम। इसको हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अभी इतना समझ लो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है mv से। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो अच्छे से समझ जाओगे। जैसे सपोज आपको मैं ये ऊपर से आपके टकले पे ऐसा मार कर गिराऊं, नहीं लगा। सपोज मैं आपको ये मारकर फेंक के मारूं तो बहुत तेजी से लगेगा। मतलब किसी का भी मोमेंटम, किसी का भी आप कह सकते हो फोर्स, किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है ना। जैसे बड़ा सा पत्थर मैं धीरे से ही गिराऊं फिर भी आप गायब, है ना। बट बड़ा छोटा सा मारकर मैं अगर धीरे से गिराऊं तो कुछ नहीं होगा, बट छोटे से ही मारकर को अगर तेज वेलोसिटी से मैं फेंक दूं तो काम खत्म, है ना। तो मतलब मोमेंटम जो होता है वो मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसका यूनिट हम kg मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। इनका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और आता है डेंसिटी, और इसके बाद प्रेशर है बस, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इजी है सब। देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट kg, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट kg मीटर, kg पर मीटर क्यूब। अरे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को हम लोग क्यूब में लिखते हैं, एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। है तो ये लेंथ ही ना, है तो ये लेंथ ही, बट ये 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम क्या है? 3 डायमेंशनल है, तो इसको हम लोग क्यूब में लिखते हैं। एरिया क्या है? 2 डायमेंशनल है, तो उसको हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, तो रो क्या हो गया? डेंसिटी। ये हो गया kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेशर। चलिए, अगली डिराइव्ड यूनिट, लास्ट डिराइव्ड यूनिट आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जिस पर भी आप फोर्स लगा रहे हो वो कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रेशर, देखो मोमेंटम भी P होता है, प्रेशर भी P होता है, ध्यान रखना। प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, सीधा फोर्स 90 डिग्री पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब बताओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले? एरिया 2 डायमेंशन, क्या है वो? लेंथ ही है, बट 2 डायमेंशनल है।
तो स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट ये थोड़ा हार्ड है, इसको पास्कल में खोजा था तो इसका एक नई यूनिट आ गया पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट ये जिसको हम बोलते हैं पास्कल, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, मैंने जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? सपोज आपके पास एक सर्कल है, यहां पे उसका सेंटर है, यहां से आप उसका रेडियस ड्रॉ करो r, और यहां से भी आप उसका एक रेडियस ड्रॉ करो r। तो यहां से देखोगे आप लोग तो एक एंगल सबटेंड हो रहा है, एक एंगल सबटेंड हो रहा है जिसको मैं बोल देता हूं थीटा। एंगल सबटेंड हो रहा है तो यहाँ पे एक लेंथ भी है, लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एल, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ से देखो, ये थीटा का जो फॉर्मूला आता है ना, ये थीटा रेडियन में होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल बाय आर, ठीक है। और एल क्या है? एल क्या है? एक लेंथ है, ये भी मीटर। रेडियस क्या है? वो भी एक लेंथ है, ये भी मीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, नहीं है कोई यूनिट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब जिसकी कोई यूनिट ही ना हो। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझ लो कि डायमेंशनलेस मतलब उसकी कोई यूनिट ही ना हो। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको बुलाने के लिए बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। ये जो सी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है रेडियन। हम लोगों ने आज तक 1 डिग्री 2 डिग्री देखा था, अब हम सीखेंगे रेडियन को, ठीक है। तो प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से, और इसको डिनोट किया जाता है डी थीटा से, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हो, थीटा इन रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन एंगल। फॉर्मूला लिख लो अच्छे से और ये लिख लो, ठीक है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मैं सिखाता हूं। देखो मैथ्स में ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, पता नहीं आपने मैथ्स लिया या नहीं। देखो रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करना होगा ना, तो आप थीटा रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको डिग्री में मिल जाएगी। सपोज आपको डिग्री को रेडियन में करना है, तो आप डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। समझ गए? क्वेश्चन दूं? चलो क्वेश्चन दे देता हूं। सपोज 60 डिग्री है, बताओ 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा? मैंने क्या बोला? मैंने बोला डिग्री से रेडियन करने में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई बाई 180, 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 18, पाई बाई 3 रेडियन। फिर से क्वेश्चन, सपोज आपको क्वेश्चन दिया 2 पाई रेडियन, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? मैंने क्या बोला? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, कर दो। पाई पाई कैंसिल, 280 या 360 मतलब 360 डिग्री। समझ गए? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आ गया। चलो प्लेन एंगल का भाई सॉलिड एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल समझने के लिए आप अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो आप एक कागज लो छोटा सा, और उसके ऊपर ऐसा टॉर्च मारो। आप उसके ऊपर जब टॉर्च मारोगे तो आप देखोगे जो कागज है ना, उससे आती हुई रेज, सपोज ये आपका वो कागज है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, क्षमा करें। वो कागज से आती हुई रेज, एक रे ऐसी, एक रे ऐसी, यहां से और एक यहां से, ठीक है। ये आके ऐसी यहां एक पॉइंट पे मिल रहे, तो ये एंगल तो है नहीं, ये एंगल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। बट हमें क्या जानना है? हमें जानना है ये क्या है। इसको हम लोगों ने नया नाम दिया जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल, और रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, डी ओमेगा से, ठीक है। तो हमने मान लिया ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंचुअली ये स्फीयर में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। एक स्फीयर है सपोज आपके पास ऐसा, ठीक है। स्फीयर में यहाँ पे स्फीयर में जो छोटा सा पार्ट होगा और वो जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फीयर का जो एरिया वो कवर कर रहा है, यहाँ पे जो एरिया वो कवर कर रहा है, सपोज हम उसको बोल देते हैं डी ए। डी ए मतलब छोटा सा एरिया, और ये रहा उसका रेडियस, ठीक है। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला आ जाता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पे सॉलिड एंगल का मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्फीयर। ये छोटा सा क्या है? इसको स्फीयर का एक पोर्शन समझो। स्फीयर को छोटा सा निकालोगे काट के, जैसे आपके पास एक तरबूज है, तरबूज को काट के ऐसा छोटा सा पार्ट निकालो ऐसा,
तो वो कैसा है, स्फीयर का इस पार्ट है, ठीक है। तो इट इज द पोर्शन ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब बताओ एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, 4 का यूनिट तो होता नहीं है, पाई का यूनिट हमने देखा नहीं मतलब होता नहीं है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है, बट हाँ पाई का यूनिट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, हाँ ये भी डायमेंशनलेस है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक छोटा सा यूनिट दिया है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेडियन, ठीक है, स्ट्रेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ध्यान से 4 पाई स्टेरेडियन, तो डी ओमेगा कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, समझ गए कैसे निकाला आ गया। छोटा सा स्फीयर लिया, उससे जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है कितना एरिया वो कवर करता है, कितना एरिया वो कवर करता है डिवाइड बाय उस रेडियस का स्क्वायर, ये भी डायमेंशनलेस है, और इसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन को डिग्री वगैरह ऐसा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेडियन को हम लोग शॉर्टकट में SR भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और रेडियन को हम लोग शॉर्टकट में रेड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हो गई, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, मतलब सब यूनिट्स की हम लोगों ने बातें अब कर ली। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर SI यूनिट को यूज करने के क्या क्या रूल्स हैं वो बोर्ड के लिए, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंस पर मेजरमेंट कैसे करते हैं प्लैनेट्स वगैरह की, ठीक है, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। ये समझ गए आप लोग, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, फॉर्मूला ये होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेडियन नाम की एक यूनिट दी है जिसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया उसका डेफिनेशन, सब कुछ नोट कर लें। चलिए, तो SI यूनिट को यूज करने के जो कन्वेंशंस है वो बड़ी ही सुंदर तरीके से आपके सामने लिख दिए गए हैं। अब इतना इज्जत से लिखा है भाई, नोट कर लो अब, ठीक है। थोड़ा सा नोट तो आपको करना ही होगा, है ना, मतलब ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। सपोज 3 मार्क्स का लिखने के लिए आपको ये आ गया कि राइट द कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट। कन्वेंशंस मतलब रूल्स, तो एक एक करके अब सारे रूल्स हम समझते हैं। चलो, बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है तो पढ़ते भी हैं। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इट्स सिंबल। कभी देखा है क्या कि हम ऐसे लिखे 1 मीटर, नहीं, हम लिखते 1 मीटर। कभी देखा है क्या हम लिखे 1 सेकंड, लिखते हो क्या? ऐसा मत लिखना क्योंकि ये रूल है, ठीक है। तो 1 सेकंड ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम उसके सिंबल से करेंगे। सेकंड, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर इवन इट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। किए थे ना गलती, न्यूटन में n बड़ा लिखे थे ना, जब सिंबल लिखोगे तो n बड़ा लिखोगे, बट जब नॉर्मली आप लिखोगे तो आप लिखोगे 10 न्यूटन, 5 जूल, भले ही वो साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, बट शुरुआती लेटर अगर पूरा लिखते हो, तुम्हारी जिद है, तो शुरुआती लेटर स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। सिंबल ये सब ध्यान दो। डोंट यूज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म आपको नहीं यूज करना है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि 1 मीटर तो 5 मीटर्स, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। भले ही वो 1000 हो लेकिन मीटर ही लिखोगे, भले ही वो 100 हो बट लीटर ही लिखोगे। डोंट गिव फुल स्टॉप आफ्टर सिंबल्स। मतलब सपोज आप लिखते हो 1 मीटर तो इसके आगे फुल स्टॉप नहीं देना है। अब आपको याद आएंगे 9वीं के दिन जब आप पूरा फाइंड करके लास्ट स्टेटमेंट लिख के फुल स्टॉप देते थे, वो नहीं। नॉर्मली जब आप लिखो कि फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, तो आप इसके आगे फुल स्टॉप नहीं दोगे, ठीक है। मतलब इसमें सब उल्टे ही दिया। मतलब हमारा असली रूल क्या कहता है कि शुरुआत बिग लेटर से होनी चाहिए, स्मॉल लेटर बोल दिए। हमारा असली रूल क्या कहता है कि एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल यूज़ करो, बट यहाँ बोला है प्लूरल मत यूज़ करो। हमारा असली रूल क्या कहता है कि हर एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप दो, बट यहाँ पे बोला है फुल स्टॉप मत दो, ठीक है। रिलेट कर सकते हो। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अपॉन फॉर्म शुड बी रिटन एज 1 रेशियो, ठीक है। मतलब जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे, इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मीटर पर सेकंड है तो इसको ms-1 भी लिख सकते हो, बट ऐसा लिखते समय इनके बीच में गैप होना चाहिए। देखो इनके बीच में छोटा सा गैप होना चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते ms-1, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। देयर मस्ट बी ए स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स, ms-1। समझ गए? चलो, डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट। मतलब आपने लिखा 1 मीटर पर सेकंड, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मीटर पर सेकंड लिख दो, ऐसा नहीं, 1 मीटर पर सेकंड ऐसा, ठीक है। लास्ट आता है वी कैन यूज प्रीफिक्स सिंबल्स
बिफोर सिंबल्स फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल यूनिट। इसको समझो। अब सपोज आपके पास एक रॉड है, अच्छा वो यहाँ पे थोड़ी जगह छूट गई थी, वरना मैं एक्सप्लेन कहाँ करता यहाँ नहीं, चलो देखो, सपोज इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर या फिर इसकी लेंथ है 1 मीटर, चलो इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो इस मीटर के पीछे हमारी मर्जी से, हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम लोग इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो सेंटी है ना, इस सेंटी को बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पीछे लगने वाला, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो गया, मीटर से क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो हम अपने कन्वीनियंसी पे, जैसे लिखा है 1500 मीटर, तो हम लोग इसको 1.5 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किलो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो हम अपने हिसाब से कोई प्रीफिक्स लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसको किसी भी लार्ज या किसी भी स्मॉल यूनिट के लिए, ठीक है। समझ गए अच्छे से? चलो, बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपके सामने इसको प्रस्तुत किया गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का लास्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं। मैं बहुत ही स्लो गया आज, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, बट आप लोग 2x स्पीड में देखें, ताकि 5 लेक्चर्स में बनाऊँगा तो हो सकता है 5 घंटे के बने, तो आप उनको 2.5 घंटे में ही ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही स्लो जाने वाला हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आपको कैसी टीचिंग पसंद है, ठीक है। मेजरमेंट, तो हम अब सीख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज डिस्टेंस, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जेईई नीट वगैरह में नहीं आता ये, ठीक है, बट बोर्ड में आएगा तो ध्यान रखना। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड को हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपना अंगूठा सामने रखो और इसको पहले एक आंख बंद करके देखो, ठीक है, ऐसा। फिर आप दूसरी आंख बंद करो, ऐसा देखो, तो कैसा लग रहा है? यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इतना चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये क्या हुआ? ये छोटा सा चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर बदले। ऑब्जर्वर पहले कौन था? ये वाली आंख। फिर कौन हुआ? ये वाली आंख। तो एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिखो, लिखो जल्दी। एपरेंट चेंज, एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज in the position of the observer is called parallax। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये लिख दिया था, ओके, ए पैरेलैक्स मेथड, समझ गए? पैरेलैक्स मतलब क्या? एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। जैसे आप सूरज को यहां से देखो और अर्थ के दूसरे तरफ से जाके देखो तो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस पर ऐसा, सपोज ये डिस्टेंस एस है, ठीक है, ये डिस्टेंस एस है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ताकि हम लोग थीटा मेज़र कर पाएँ। और यहाँ पे कोई है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। पूरा खींच दूँ क्या? ओके। और यहाँ से भी कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का θ1, ये हो गया हम लोगों का θ2। तो θ1 यहाँ आएगा, θ2 यहाँ आएगा। कैसे? बचपन में अल्टरनेट एंगल एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है। तो ध्यान से देखो, ये पहली पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, और ये हो गया अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल जो होता है वही ये भी एंगल होता है, मतलब ये θ1 तो ये भी θ1, ये θ2 मतलब ये भी θ2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि θ1 प्लस θ2 अगर दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे एंगल मिल जाएगा थीटा। इसी थीटा को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स एंगल। अब इसको पता कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा प्लेन एंगल में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सपोज ये डिस्टेंस आर है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला क्या था? एस बाय आर। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस बाय थीटा। थीटा किसमें? रेडियन में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही है
इसको इसका एंगल, इसको इसका एंगल मालूम ही है, तो ये तो पता ही चल गया, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का पोजीशन। तो ये बेसिकली हम लोग अर्थ से सन तक की डिस्टेंस पता करने के लिए करते हैं। इसको हम मान लेते हैं हमारा सन है और ये अर्थ के दो कोने पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, आर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग दो चीज़ें और जान लेते हैं। तो एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सन और अर्थ का देखा, अब देखते हैं दूर जो स्टार जो बहुत दूर है उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इफ अ डिस्टेंस ऑफ अ स्टार इज वेरी लार्ज फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स लेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, पहले मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू। यही हम लोगों का डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन भी है। ठीक है, तो फिर से हम लोग दो ऑब्जर्वर्स ले लेते हैं, सेम टू सेम सेटअप रहेगा। यहाँ पे एक थीटा, एक थीटा। ठीक है, समझ गए हो ना। अब ये थीटा रहेगा पैरेलक्स एंगल, और अब की बार भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S = R थीटा, जहाँ पे R आपको डिस्टेंस रहेगी, थीटा आपको मालूम है, S आपको मालूम है। सपोज यहाँ पे ये बीच की डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतना डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो S है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय थीटा इन रेडियन। समझ गए, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 AU। AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ अ स्टार विच इज वेरी लार्ज फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले में सीखेंगे कि किसी भी प्लेनेट का साइज कितना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मून है, बहुत अच्छा चांद बनाया है, अब अच्छा है। ठीक है, ये उसका डायमीटर है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर। ठीक है, ये पैरेलक्स एंगल, ये आए अर्थ पे, ये पैरेलक्स एंगल, ये आए अर्थ पे, एंगल बनाए थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ये डिस्टेंस हो गई S और ये डिस्टेंस हो गई R। तो अब की बार डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमें पता है, हमें थीटा भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है, तो हमें S भी पता चल जाएगा। ठीक है, S = R थीटा, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इन रेडियन। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो पैरेलक्स मेथड से आप लोगों ने देखा कि हम लोग तीन चीजें पता कर सकते हैं। पहले क्या, पहले हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस कितना है। फिर दूसरी चीज, कोई भी स्टार जो बहुत ज्यादा दूर है उसकी भी डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं सेम मेथड से। फिर तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग किसी भी प्लेनेट का साइज कितना है वो पता कर सकते हैं। जैसे अभी कोई मून पर गया, अर्थ से मून पर गया, ठीक है, तो उसको डिस्टेंस पता है अर्थ और मून के बीच में। उसके बाद उसको पैरेलक्स एंगल पता है। ठीक है, पैरेलक्स एंगल पता चल गया, अर्थ और मून की डिस्टेंस पता है। देखो सब कुछ लास्ट में ना एक्सपेरिमेंटल होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। बस हम लोग स्टडी करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी दिया रहता है, उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसी में खुश रहते हैं हम लोग। तो यहाँ से पैरेलक्स एंगल निकला, हमें ये S पता करना था, मतलब उसका डायमीटर पता करना था, वो हमें पता चल जाता है, S = R थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ बेसिक पॉइंट खत्म होता है। आपने यूनिट्स के बारे में जान लिया, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। आपने मेजरमेंट जान लिया, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। आपने SI यूनिट के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। चलो, थैंक यू सो मच।